सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में अब हम लोग देखेंगे कि कॉप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले COP को हम लोग समझते हैं। तो COP मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और COP को हमने डिफाइन किया था दैट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट टू द सिस्टम, या यू कैन से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय कंप्रेसर वर्क। तो ये हमारा पीएच डायग्राम है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। अब आगे चल के हम लोग ज्यादातर पीएच डायग्राम का ही यूज करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चंस जो है, सारा अप्रोच इंथाल्पी के टर्म में हमें विकसित करना है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम होता है, राइट। चलिए, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 1 to 4 जो है वो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। जो डिफरेंस है H1 माइनस H4, ये मैग्नीट्यूड वाइज हुआ। अगर इसको ग्राफिकली समझे तो ये जो लाइन की लेंथ है 1 to 4, इसे हम लोग मानेंगे सर्टेन वैल्यू, राइट। अच्छा, उसी तरह से ये जो डिफरेंस है H2 माइनस 1 दैट इज कंप्रेशर, तो ये लाइन हमारा है। अब अगर ये ग्राफिकली ये लाइन छोटी हो जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका कम हो गया। और अगर ये लाइन स्ट्रेच हो जा रहा है, बड़ी हो जा रही है, तो हम कहेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया ना। या अगर सेम रह गई तो आई कैन से कांस्टेंट रह गया। तो ये ग्राफिकल अप्रोच में ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि 2 to 3 यहाँ एक इसकी लेंथ है ना, यहां से यहां तक हीट रिजेक्शन हमारा हो रहा है। अगर किसी तरह से ये लेंथ कंट्रैक्ट हो जाए, मतलब 2 पॉइंट लेट सपोज हमारा इस पॉइंट पे आ जाए, लेट सपोज 2', तो ये लेंथ छोटी हो गई ना कंपेयर टू प्रीवियस लेंथ, तो यहां पे हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल अप्रोच करते हैं ना, और अभी हम लोग यही टॉपिक देखेंगे भी ना। तो स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि COP क्या है, पहले उसे डिफाइन करिए। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, जरूर आप कर लेंगे ना। दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम बाय एनर्जी इनपुट टू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कूलिंग इफेक्ट है, या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जिसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम में जो इनपुट वर्क है वो 1 to 2 कंप्रेसर द्वारा किया जा रहा है। चलिए, मैंने इसे एंथैल्पी में लिख दिया H1 माइनस H4 ना, बेसिकली दिस डिफरेंस, और H2 माइनस H1 कंप्रेसर वर्क। आप जानते हो 3 to 4 थ्रॉटलिंग होता है, H3 बराबर H4। तो इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, H1 माइनस H3 बाई H2 माइनस H1। तो चलिए, ये तो हमारा COP हो गया सिंपल VCR साइकिल का, ये डायग्राम हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को कि COP को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द COP ऑफ ए VCR साइकिल ना, या इसी के किसी जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, उसमें से किसी एक पे शॉर्ट नोट्स हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पॉसिबल है जो स्टेट बोर्ड में इस टॉपिक से आ सकते हैं, और हर एक बार एक नए क्वेश्चन आता है। चलिए, तो ये ऐसा टॉपिक है जो ग्राफिकल ज्यादा है, और बुक में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं। तो अभी मैं आपको ग्राफिकल तरीके से बताऊंगा कि COP कैसे हम चेंज कर सकते हैं। उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है ना, जैसा कि हम देख रहे हैं कि COP जो है 2 इंथैल्पी चेंज के रेशियो से बना हुआ है ना, या इसको यू कैन से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कंप्रेशर वर्क है। तो अगर मैं कहूं तो COP को प्रभावित करने वाले 2 पैरामीटर हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कंप्रेसर वर्क, ठीक है। अगर इस दोनों को हम किस तरह से चेंज करें कि अल्टीमेटली मेरा COP इंक्रीज करे ना, तो सबसे पहले 2 वेरिएबल है, इसमें से एक को कांस्टेंट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कि एज्यूम करिए कि कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट है। तो अगर कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट हो गया तो बाय फॉर्मूला यू कैन से ना, इसको हम केस 1 ले रहे हैं, ऐसा भी हम आपको बेसिक टेक्निक सिखा रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे। नाउ दिस इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय WC, और ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कुछ भी हो जाए WC चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो आई कैन से दैट COP इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम किसी तरह से बढ़ा दे रहे हैं ना, किसी कारण से अगर इंक्रीज कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन अगर हम बड़ी कर दें, राइट। कैसे बड़ी कर सकते हैं,
इस लाइन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब जो इवोपरेटर प्रेशर है उसको इंक्रीज कर दीजिए। तो अगर इसको हम इंक्रीज कर देंगे तो गौर से देखिए ये लाइन होगा तो 1 से ये वर्टिकल लाइन इससे थोड़ा बड़ा ही 1' हो जाएगा। ये एक तरीका है ना कि इवोपरेटर प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए तो हमारा लाइन बड़ी हो सकती है, ठीक है। या इसको वाइस वर्सा अगर कहें कि अगर मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कम कर दूं तो सीओपी क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। आई कैन मेक स्टेटमेंट लाइक दिस, इसको समझिए कि अगर इसको हम कम कर दें लाइक दिस तो देखिए ये लाइन अब यहां से यहां तक ही हो गया। तो जब लाइन छोटी हो गई इसका मतलब क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको कम मिल रहा है तो सीओपी कम होगा। लेकिन ध्यान रहे कंडीशन क्या है, कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट है। तो फेवरेबल कंडीशन हमारा सीओपी बढ़ने के लिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए। अगर हम सीओपी इंक्रीज करना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ना चाहिए। ऐसे भी सोचो ये फ्रैक्शन है ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। न्यूमरेटर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली सीओपी विल इंक्रीज। बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए अब रिवर्स सोचते हैं, केस 2 जरा देखें। दैट मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का बढ़ना हमारे लिए फेवरेबल क्राइटेरिया हो गया नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम फेवरेबल बात करें तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर मेरा बढ़ता है तो देयर इज ए चांस ऑफ इंक्रीज इन सीओपी। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर को कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है। अभी इसको हम लोग लेट सपोज कांस्टेंट ले लिया। अब सोचें अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो सीओपी इज रिलेटेड विद द डब्ल्यूसी, तो ये जो डायरेक्टली रिलेटेड है अभी हम लोग ना ऐसे कर रहे हैं, सीओपी बराबर सम कांस्टेंट बाय कंप्रेसर वर्क। अब सोचिए अगर मैं कंप्रेसर वर्क इंक्रीज कर देता, कंप्रेसर वर्क इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, मतलब पावर इनपुट आप ज्यादा दोगे, ठीक है ना। H2 माइनस H1 डिफरेंस जो है बड़ी हो जाएगी, तो ये लाइन कहीं ना कहीं थोड़ा और आगे हो जाएगा, कहीं इस तरह से हमारा 2' पॉइंट मिलेगा, मान लेते हैं यहां पे मिल जाएगा, राइट। तो ये लेंथ जो है हमारी, अगर डिफरेंस लेना है, अगर ये बड़ी हो गई तो आई कैन से कंप्रेसर वर्क बढ़ गया। या अगर ये लाइन छोटी हो गई ना, हो सकता है मान लीजिए ये 2' हमको यहीं पे आ जाए, तो ये पॉइंट ऊपर आएगा, इसका मतलब इवोपरेटर प्रेशर लाइन नीचे हो गया, या ये लाइन ऊपर गया इसका मतलब इवोपरेटर प्रेशर कंडेंसर प्रेशर ऊपर हो। दैट मींस कि अगर कंडेंसर प्रेशर के लाइन को हम शिफ्ट करते हैं बिलो या एबव, ये पॉइंट हमारा चेंज होगा। और अगर 2 पॉइंट चेंज हुआ, 1 फिक्स है तो H2' माइनस H1 ले या ये डिफरेंस ले, लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप कंप्रेसर वर्क इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब परफॉर्मेंस घटेगा। कंडीशन क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कांस्टेंट। दैट मींस यहां पे आई कैन से दैट ये दोनों कैसा कनेक्टेड है, इनवर्सली कनेक्टेड है। चलिए तो हमको तो सीओपी बढ़ाना है ना, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज माय गोल कि सीओपी में इंक्रीज करो। माय गोल इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सीओपी, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंप्रेसर वर्क घटाना होगा, ठीक है। चलिए अगर हम केस 3 देखें, अब दोनों को मैं वेरिएबल बना दे रहा हूं। अगर मैं दोनों को वेरिएबल बना दूं, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी चेंज कर रहा है और कंप्रेसर वर्क भी चेंज कर रहा है, तो 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। एक पॉसिबिलिटी होगी कि जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है वो दोनों में अचीव कर जाए। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सीओपी बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय कंप्रेसर वर्क, मतलब न्यूमरेटर को भी हम बड़ी संख्या बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को और छोटी से छोटी संख्या बना रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस फ्रैक्शन विल इंक्रीज वेरी लार्ज। एक एग्जांपल देख लीजिए, लेट सपोज 5/4, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, टेक 1.25 ना। अच्छा अब मैं इसको इंक्रीज करता हूं, 5 से इंक्रीज, लेट सपोज हमने 15 कर दिया, ठीक है। और इसको मैं डिक्रीज करता हूं वैल्यू, 4 को अगर मैं डिक्रीज कर दूं, लेट सपोज टेक 1, घटा सकते हैं इसको 1, अब इसका वैल्यू कितना निकलेगा 15, पहले कितना था 1.25। तो दोनों फेवरेबल चीज कर रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, आई होप आप लोग कर सकते हो, राइट। तो यहां पे समझना है कि ये दोनों मेरा फेवरेबल पॉइंट है, ठीक है, कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा तो भी सीओपी बढ़ेगा, कंप्रेसर वर्क घटा तो भी सीओपी बढ़ेगा, दोनों एक साथ हो गया तो सोने पे सुहागा, दोनों फेवरेबल कंडीशन। बट
अगर इसमें कोई से फेवरेबल ना हो। जैसा कि हमारा क्वेश्चन बनेगा, आएगा बहुत केस, अभी कुछ देर में हम लोग सब सारी पॉसिबिलिटी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए COP बराबर फॉर्मूला है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय कंप्रेसर वर्क। अब मान लीजिए ये भी बढ़ रहा है, चलो ये तो फेवरेबल है, साथ में कंप्रेसर वर्क भी बढ़ रहा है, देन कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस सिचुएशन में ये देखना होता है कि दोनों में इंक्रीमेंट किस में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये बहुत छोटा बढ़ रहा है, मैं छोटा एरो बना रहा हूं इसका मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट, बड़ा एरो बना रहा हूं इसका मतलब लार्ज इंक्रीमेंट, तो फिर ये डोमिनेट कर जाएगा, तो फिर COP बढ़ जाएगा। दूसरा केस भी देखिए, मान लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ा लेकिन कंप्रेसर वर्क बहुत ज्यादा हुआ, तो डिनोमिनेटर डोमिनेट कर जाएगा, तो फिर अगर ये बढ़ेगा तो इसका वाला कंडीशन हो जाएगा, तो उस केस में COP घट जाएगा। हाँ, अगर दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ इंक्रीमेंट है तो फिर कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करेगा कि कौन कितना बढ़ रहा है, तब वहां पे COP को प्रिडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले समझाया मैथमेटिकल अप्रोच, और ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये क्लास 5th 6th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है कि अगर न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये फ्रैक्शन, ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे घट जाएगा, तो ये इंक्रीज डिक्रीज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ये बता सकेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना बढ़ रहा है घट रहा है ये हमको नहीं पता होता है, राइट। तो ग्राफिकल अप्रोच में सिर्फ हम ट्रेंड बता सकेंगे और वहीं से हम COP की जानकारी ले लेते हैं ना। तो अब समझिए कि अगर मुझे इसका COP इंक्रीज करना है, लेट्स सी हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं ना। आई होप आपको अभी तक COP क्लियर है, कैसे ये चेंजेस हो सकता है, यही सब पॉसिबिलिटी जो है वही सब हमारे मेथड्स हैं, राइट। तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो है इवोपरेटर प्रेशर को कम कर दीजिए ना, डिक्रीज इन सक्शन प्रेशर और इवोपरेटर प्रेशर। इवोपरेटर प्रेशर P1 बराबर P4 बराबर PE, ये लाइन है, अगर ये डिक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। तो देखिए ये ग्राफ अगर बिलो आ जा रहा है तो मान लेते हैं ये कुछ हमारा लाइन यहां आ गया, तो दिस विल बी लेट्स सपोज योर 4 डैश एंड लेट्स सपोज योर 1 डैश। तो प्रीवियस केस के तुलना में देखिए ये लाइन छोटी हो गई या बड़ी हुई, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले इतनी बड़ी थी अब छोटी हो गई ना। छोटी होने का मतलब है ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो कम हो गया। डिफरेंस कम होने का मतलब आई कैन से डायरेक्टली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इस केस में घट जा रहा है। क्या ये फेवरेबल कंडीशन है? नो, इसमें हमारा हट जाएगा। दूसरी बात, अगर कंप्रेसर वर्क को देखें तो पहले हमारा प्रेशर रेशियो जो था P2/P1, मान लेते हैं टेक वन एग्जांपल, दिस इज 1 बार एंड दिस इज 4 बार। ठीक है, ये पहले हमारा प्रेशर था, तो प्रेशर रेशियो कितना था? 4 गुना। अब अगर 1 बार से नीचे हो गया, लेट्स सपोज ये 0.5 बार हो गया, तो प्रेशर रेशियो कितना बढ़ाना पड़ेगा? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अब हमको 8 गुना प्रेशर राइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वेपर को बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस लगाइए, पावर इनपुट ज्यादा देना होगा। ये तो लॉजिकल हुआ। न्यूमेरिकली देखिए, यहां से लेके यहां तक के बीच का जो लाइन है ये लंबा हो गया, मतलब कंप्रेशर वर्क बढ़ गया। अब कंप्रेशर वर्क बढ़ गया, ये भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। जरा ध्यान से देखिए, COP बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटा कंप्रेसर वर्क, ये बेचारा छोटा हो गया, ये बेचारा बढ़ गया, दोनों हमारे लिए अनफेवरेबल है ना, दोनों अनफेवरेबल है। ध्यान दें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो COP बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो घटेगा, तो ये घट गया तो ये तो घटेगा ही बेचारा, प्लस ये भी अनफेवरेबल हो गया, तो इस केस में ये काफी अच्छा खासा COP डिक्रीज कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं। तो 4 मेथड है। पहला मैं बता देता हूं, डिक्रीज इन इवोपरेटर प्रेशर, दूसरा इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, तीसरा है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, चौथा है सब कूलिंग, राइट। इसी में एक और टॉपिक कनेक्ट हो जाता है, मल्टी स्टेजिंग कंप्रेशर, क्योंकि जितना भी प्रोसीजर हम करेंगे कंप्रेशर वर्क या तो कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन हमारे लिए कंप्रेसर वर्क जितना कम हो COP उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो हम क्या टेक्निक अपनाएं जिससे कि COP मेरा बढ़ जाए? यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि हम एक बार नहीं कंप्रेस करके इसको मल्टीपल स्टेज में करें, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल
कंप्रेशन या मल्टी स्टेज कंप्रेशन, 2 स्टेज में करेंगे, 3 स्टेज में करेंगे और उसके साथ इंटरकूलर अगर हम लगा देंगे तो ये कंप्रेशर वर्क काफी रिड्यूस हो जाता है, तो फिर वो फेवरेबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्यों प्रेफर करते हैं वीसीआर साइकिल में। एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन करने में कंप्रेशर वर्क आपका बहुत कम हो जाएगा, और जब कंप्रेशर वर्क कम होने का माय डियर मतलब है, इसका मतलब पावर इनपुट कम चाहिए रेफ्रिजरेशन साइकिल को चलाने के लिए, और अगर पावर इनपुट कम चाहिए इसका मतलब बिजली का खपत क्या होगा, कम होगा, तो बिजली बिल कम आएगा। आई कैन से दैट, तो आपका परफॉर्मेंस डिवाइस का अच्छा हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर बढ़िया काम करेगा, एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग करके इसके जो वेरिएबल पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हमारा चेंज होगा, और उसको ग्राफिकली पहले समझेंगे और फिर एनालिटिकल अप्रोच से देखेंगे कि उसका सीओपी के साथ साथ और 3-4 पैरामीटर है, कंप्रेशर वर्क है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है, उसका हीट रिजेक्शन हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे, बढ़ता ही घटता, ये 4-5 पैरामीटर को भी हम लोग एक्सप्लोर। सिंपल वीसीआर साइकिल के सीओपी को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला हमने लिया है डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर। इसका मतलब इवेपोरेटर के प्रेशर को अगर हम कम कर देते हैं तो इसके सीओपी पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये एक हमारा वेरिएबल पैरामीटर हुआ, राइट। अब यहां पे समझना है कि इवेपोरेटर प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसा कि हम देख रहे हैं 4:1 ये कांस्टेंट लाइन है ना। इसे मैंने बेसिक एक साइकिल को पीएच डायग्राम पे ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 1 एक हमारा साइकिल है जो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीज करने का क्या मतलब है, ये प्रेशर एक्सिस है, देख सकते हैं वाई में, अगर ये प्रेशर घट रहा है इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे नीचे आएगा ना, नीचे अगर आ रहा है दैट मींस कि ये लाइन जो है हमारा नीचे शिफ्ट होगा। तो हम सिर्फ इवेपोरेटर प्रेशर को लाइन को चेंज कर रहे हैं। अब इसके चेंज होने से क्या चेंजेस होगा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूं तो ठीक है, चेंज करेंगे नीचे आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि 3 to 4 जो है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा ना, अब जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं उसे मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और तब फिर ऑब्जर्व करेंगे कि प्रीवियस केस की तुलना में अब क्या चेंज आया है। तो अगर मैं लेट्स सपोज इसे डिक्रीज करता हूं तो दिस विद आवर न्यू पॉइंट 4', इसको डिक्रीज कर देते हैं इस लाइन को, तो ये लाइन जो है हमारा यहां कट करेगा, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। ओके, नाउ दिस विल बिकम आवर 1', ठीक है। तो अब अगर मैं तुलना करूं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, बहुत इजी है, अब आप समझ सकते हो। नाउ सी दिस इज आवर द न्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ना। तो अगर न्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैन आई से that is RE dash will be H1 dash minus H4, मतलब ये H1 dash है और ये X एक्सिस है, लाइक ये H1 dash है और ये H1 है। तो आप जैसा कि जानते हो कि X एक्सिस पे राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, दैट मीन्स कि यहां से क्लियर है ना। अगर सबसे पहले मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे चर्चा करूं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ना, क्या है H1 dash इज लेस देन H1, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है। जब ये इक्वालिटी है तो इसमें कोई भी पॉजिटिव संख्या हम घटा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं H1 डैश माइनस H4, दोनों तरफ जो है इसको घटा दीजिए, वी कैन इजिली डू दैट ना। ध्यान से देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3, एक घटा देंगे, 5 माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस 1, स्टिल इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो कैन आई से this is nothing but your new refrigeration effect, RE dash is less than the original RE। तो can I say ना कि इवेपोरेटर प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो एक इफेक्ट बहुत क्लियर है, और वो क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, राइट। ये क्लियर हो गया, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो बताइए आप कभी ऐसा करना पसंद करेंगे,
इवेपोरेटर प्रेशर को मैं कम करूं जिससे मेरा कूलिंग इफेक्ट फ्रिज का कम हो जाए, कूलिंग इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कम हो जाए, क्या ये मेथड प्रेफर करेंगे? नहीं प्रेफर करेंगे, राइट। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। चलिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये लाइन अगर नीचे आ गई तो क्या ना, अच्छा हमने कंडेंसर प्रेशर को चेंज नहीं किया है तो ये कंडेंसर प्रेशर हमारा यही होगा। अब यहां से वेपर को, सैचुरेटेड वेपर को, जो कि और ऑलरेडी लो प्रेशर पे है, ध्यान से समझिए, सैचुरेटेड वेपर जो ऑलरेडी लो प्रेशर, पहले से भी कम प्रेशर हो गया, अब यहां से इसको कंप्रेस करना है, राइट। मैंने आपको एग्जांपल भी कुछ देर पहले बताया था। लेट्स सपोज दिस इज 4 बार, जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और इसको ले लेते हैं लेट्स सपोज 0.5 बार। तो यहां से यहां तक कंप्रेस करने में 4 गुना हम वेपर को कंप्रेस कर रहे थे, लेकिन अगर यहां से हम करेंगे 1' to 2, क्योंकि ये तो लाइन हमारा 2 तक ही होगा ना, क्योंकि कंडेंसर प्रेशर को तो चेंज नहीं किया है, राइट। तो 8 गुना करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस से भी समझ में आता है कि हमारा कंप्रेशर वर्क बढ़ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां से चलेंगे हम जरूर, डेस्टिनेशन भी हमारा कहीं इसी लाइन पे होगा, क्योंकि कांस्टेंट लाइन यही है, राइट। लेकिन सर हम कहां पहुंचेंगे? ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां है और यहां है, कर्व भी ऐसा है, बट क्या पैरेलल लाइन होगी या ये लाइन आगे चल के फ्लैट हो जाएगा, ये स्टीप हो जाएगा? ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बुक में एरर है, क्लियर नहीं किया है, इसको पैरेलल जैसा ड्रॉ कर दिया है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये इस लाइन की तुलना में ये लाइन डाइवर्ट करेगा, फ्लैटर होगा। कैसे होगा जरा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं इनहेंस कर रहा हूं, इसीलिए ये डायग्राम को बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझने में हो ना। दैट मींस ये इस चीज को समझिए कि दीज 2 लाइंस आर डाइवर्जिंग इन नेचर। वो हटेगा, क्यों हटेगा मैं इसे प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है। बुक में आप देखेंगे तो बुक में आपको ये लगेगा कि पैरेलल ड्रॉ किया है, राइट, लेकिन ये नहीं है। आप जब भी ड्रॉ करें बस इतना ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, राइट। एक चीज तो क्लियर है ना, क्या क्लियर है कि ये हमारा डिफरेंस था कंप्रेशर वर्क यहां से यहां तक, ध्यान से देखेंगे 2 - 1, लेकिन अब कितना हो गया, कुछ यहां तक। दैट मीन्स WC' बराबर H2' माइनस H1'। ये कहीं भी जहां भी जाएगा इसी लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि कंडेंसर प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है। फर्स्ट केस में ही आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी अभी 3 केस आप तुरंत समझ लेंगे, राइट। चलिए इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी बताऊंगा अभी। ओके, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि कंप्रेशर वर्क हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक रीजन तो ग्राफिकल है, दूसरा रीजन मैं बता दे रहा हूं। चलिए यहां से मुझे बताइए क्या फर्क पड़ेगा मेरा प्रेशर रेशियो पे। ध्यान से देखिए, पहले प्रेशर रेशियो क्या था, P2/P1, ठीक है। नया प्रेशर रेशियो क्या हो गया, P2'/P1'। P2' जो है बिल्कुल P2 ही है, लेकिन P1' ये है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली प्रेशर रेशियो का वैल्यू घट रहा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन कि करने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ा, आप आंसर कर दोगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत सारे SSC JEE में पूछ चुका है, आपको SVT में भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। हो सकता है बड़ा लिखने आएगा तो फिर डायग्राम ड्रॉ करके आपको कन्विंस करना होगा। तो अगर इवेपोरेटर प्रेशर को अगर आप डिक्रीज करते हो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा, पहला। दूसरा, फर्स्ट थिंग, दूसरा इसी में अगर हम समझे, यहीं पे मैं लिख रहा हूं बॉक्स में कॉमा, RP' मेरा क्या हुआ, बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, पहले था 4/1 रेशियो, कितना 4, अभी कितना हुआ 4/0.5, कितना हो गया 8 टाइम्स, मतलब प्रेशर रेशियो बढ़ा, राइट। तो दूसरा यहां पे पॉइंट हो गया, प्रेशर रेशियो बढ़ा। अगर प्रेशर रेशियो बढ़ा, यू नो दैट इसमें जो कंप्रेसर हम लोग जनरली यूज करते हैं वो होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और यहीं से आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है। तो आप 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना, 5th सेमेस्टर के पावर इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे कि योर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ना, नहीं पढ़े तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, 1 +
C माइनस C इंटू RP के टू द पावर 1/n। और ध्यान से देखिए ये हमारा कहीं ना कहीं फॉर्मूला था ना, और जिसमें मेजर जो वेरिएबल फैक्टर है वो है कंप्रेशन रेशियो ना। आप पर देखेंगे अगर हम कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू बढ़ाएंगे, C और N को कांस्टेंट रखें जो जनरली कांस्टेंट ही रहता है, तो ये निगेटिव टर्म बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो 1, ये वैल्यू C का वैल्यू बहुत छोटा रहता है, 1 माइनस निगेटिव टर्म इंक्रीज कर जाएगा, तो डिफरेंस विल बी डिक्रीजेज। तो यहां से वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का ट्रेंड क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए, तो अगर आपको आरपी का ट्रेंड है, चलिए कंक्लूजन क्या है समझिए, अगर हमको आरपी का ट्रेंड पता चल रहा है, प्रेशर रेशियो मेरा घट रहा है या बढ़ रहा है, ये ट्रेंड पता है, तो कैन आई से वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस विल बी योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कंप्रेशर रेशियो मेरा आरपी प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट, व्हाट हैपेंड टू वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, इट विल बी डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होगा, कैन यू एक्सप्लेन विद दिस फॉर्मूला, ये आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ फॉर्मूला से समझिए। ओके, 3 पॉइंट हो चुका है, राइट। चौथा पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, आप लॉजिकल सोच सकते हो ना, दैट इज कंप्रेशर वर्क। ठीक है, कंप्रेशर वर्क क्या है, तो कंप्रेशर वर्क आप लिख सकते हो ना, पहले हमारा क्या था, दैट इज H2 माइनस H1, और न्यू कंप्रेसर वर्क WC डैश क्या हो गया मेरा, H2 डैश माइनस H1 डैश। बाय ग्राफिकली यू कैन से दैट ना योर कंप्रेशर वर्क इंक्रीजेस, फर्स्ट रीजन। दूसरा लॉजिक समझिए, दूसरा आते हैं मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। कंप्रेशर वर्क का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ना, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर कंप्रेशर वर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो वहां भी वो प्रेशर रेशियो पे ही डिपेंड करता है, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रेशर रेशियो जितना ज्यादा बढ़ेगा कंप्रेशर पे वर्क उतना ज्यादा हमको करना पड़ेगा, राइट। तो डेफिनेटली होगा ना, आप पढ़े भी होंगे प्रीवियस सेमेस्टर में फॉर्मूला N/N-1 P1 V1, जिसको हम लोग MRT1 भी लिख सकते हैं, राइट। बट कोई दिक्कत नहीं, दीज आर द कांस्टेंट पैरामीटर्स। बट हमारा जो मेन पार्ट था वो था RP टू द पावर N-1/N और -1। और यहां जो है अगर हम आरपी को बढ़ाएंगे तो माय कंप्रेशर विल इंक्रीज। कैसे, बेसिक लॉजिक है, ये पार्ट कांस्टेंट है, किसी भी पॉजिटिव, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो दिस पॉजिटिव टर्म विल इंक्रीज। -1 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पैरामीटर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई होगा तो कंप्रेशर वर्क भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये हो गया ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हो योर कंप्रेशर वर्क विल इंक्रीज। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, दूसरा, ठीक है, तीसरा योर कंप्रेशर वर्क विल इंक्रीज। चलिए यहीं से आप सोच सकते हो योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सीओपी। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जब ये सब फर्क पड़ रहा है तो व्हाट विल हैपन टू सीओपी, व्हाट विल हैपन टू सीओपी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय कंप्रेशर वर्क। जरा गौर से देखिए हो क्या रहा है, कंप्रेशर भी, रेफ्रिजरेशन भी घट रहा है, राइट। अभी देखेंगे क्या हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, नो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। इसको अगर हम मैं कांस्टेंट ले लूं, WC को एक सेकंड के लिए इसको कांस्टेंट ले ले, तो अगर ये घट रहा है तो इसकी टेंडेंसी घटने की है, दैट मींस नॉट फेवरेबल। नाउ कंप्रेशर वर्क ये भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों उल्टा ही हमारा हो रहा है, दोनों अनफेवरेबल सिचुएशन हो रहा है। न्यूमरेटर भी छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, डेफिनेटली योर रेशियो विल बी वेरी स्मॉल। तो ओवरऑल सीओपी विल डिक्रीज, और अच्छा खासा डिक्रीज करेगा क्योंकि दोनों अनफेवरेबल सिचुएशन है, राइट। चलिए तो हम इस पे भी बोल सकते हैं, पांचवा हो गया हमारा, दैट इज व्हाट विल हैपन टू सीओपी ना। अब हमारा सवाल उठता है कि सर ये लाइन डाइवर्जेंट क्यों हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये लाइन हमारा डाइवर्जेंट क्यों हुआ ना। चलिए उसको जानने से पहले एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा क्या फर्क पड़ा। पहला, जैसे ही हम इवोपरेटर प्रेशर को कम करेंगे ये लाइन नीचे आ जाएगा, और ध्यान से देखिए फिर यहां से ये 2 डैश है, दिस विल बी 3 डैश एंड दिस विल बी योर 4 डैश, तो दिस विल बी योर साइकिल 4 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, दिस विल बी आवर न्यू साइकिल। अच्छा, जब यहां से यहां तक है तो देखिए रिजेक्शन का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। अभी यहां से यहां तक हो रहा था 2 2 3 हो रहा था, अब हो रहा है 2 डैश 2 3, डेफिनेटली। तो कैन आई से क्यू रिजेक्शन भी इस प्रोसेस में मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यू रिजेक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से 5-6 पैरामीटर को आप ग्राफिकली समझ सकते हो। नहीं, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बनता है कि ये लाइन ऐसा
क्यों होगा? तो इसके लिए ये लाइन अगर डाइवर्ज हो रहा है, गौर से देखेंगे, अगर ये लाइन मेरा डाइवर्ज हो रहा है, ये दोनों फार अपार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये लाइन पहले ऐसे था, तो अगर ये पैरेलल होता तो कुछ ऐसे होता, सोचिए अगर ये पैरेलल होता तो ऐसे होता, बट ये पैरेलल नहीं और झुक रहा है, इसका मतलब स्लोप घट रहा है, ये हॉरिजेंटल की तरफ हो रही है, तो कैन आई से दिस विल बिकम फ्लैटर कर्व। तो 1 डैश जो 2 डैश है, ध्यान से समझिए, जो 1 डैश टू 2 डैश है वो कर्व और फ्लैटर हो रहा है, इसका मतलब ये नीचे की ओर झुक रहा है। आई कैन से दैट स्लोप इसका घट रहा है ना, कोई भी अगर फ्लैटर होती है उसका मतलब वो हॉरिजेंटल की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका थीटा पहले की तुलना में घट गया है, फ्लैटर कर्व हो रहा है। तो फ्लैटर कर्व क्यों हो रहा है, इसका मतलब एक चीज है, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इसका स्लोप पहले से घट रहा है तो ये प्रूफ हो जाएगा, राइट। चलिए स्लोप क्या होगा इस कर्व का, जरा गौर से देखें, P/h, तो इसका अगर मैं स्लोप देखूं तो कैन आई से dP/dh। नाउ अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि स्लोप इसका कैसे मैं रिलेट करूं इस कर्व से, ठीक है। उसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं ना, उसके लिए हम लोग कुछ मैथमेटिक्स देखना होगा। तो pH डायग्राम का जो स्लोप होगा वो होगा dP/dh। तो इसको देखते हैं, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी योर dP/dh। तो कहीं ना कहीं, और ये प्रोसेस कैसा है, जो 1 to 2 मेरा प्रोसेस है, यू कैन से 1 डैश टू 2 डैश, दैट इज योर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ds विल बी 0, एक बात है, और दूसरा आइसेंट्रोपिक को ही बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब dq विल बी 0। अब यहां पे हमको रिलेशन चाहिए प्रेशर इंथैल्पी ना, चूंकि ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर हमारा ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, तो क्या हम फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस लगा सकते हैं? तो ध्यान देखिएगा, फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है, dq बराबर dh माइनस vdp। याद रखिए दिस इज फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम ना, ये फर्स्ट लॉ जो है वो किसके लिए है, फॉर प्रोसेस, एक हम प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं, वेरी सिमिलर। अच्छा यही क्लोज सिस्टम के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, dq बराबर du प्लस pdv। याद रखिए यहां पे ये क्लोज सिस्टम के लिए हो गया, क्लोज सिस्टम में वर्क डन pdv होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, राइट। इसमें हमारा फ्लो वर्क होगा तो माइनस vdp हो गया, और इंटरनल एनर्जी की जगह हमारा आ जाता है इंथैल्पी। तो आई होप आपका ये बेसिक्स क्लियर होगा। चलिए तो अब यहां पे समझिए ये इक्वेशंस है ना। अब क्यों ये इक्वेशन लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में इंथैल्पी है, इस इक्वेशन में प्रेशर है, इस इक्वेशन में Q है, हमारे पास रिजल्ट है Q बराबर 0। तो कैन आई राइट Q बराबर 0, तो यहां से निकल गया DH बराबर V इंटू DP। चलिए हमको क्या चाहिए स्लोप में, राइट, dP/dh। कैन आई राइट dP/dh दैट इज नथिंग बट 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट द 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। कैन आई राइट दैट इज नथिंग बट द स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप है 1 डैश टू 2 डैश, अगर हमें इसका 1 डैश पे स्पेसिफिक वॉल्यूम पता चल जाए, अगर 1 डैश पे स्पेसिफिक वॉल्यूम पता चल जाए तो कैन आई से हम बता सकेंगे कि क्या होगा, राइट। तो देखिए ना, तो कैन आई से यहां से रिलेशन आ रहा है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये फ्लैटर कर्व है, फ्लैटर कर्व मतलब इसका स्लोप पहले की तुलना में 1 2 लाइन 1 2 का स्लोप जो है इसका इससे ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप घट रहा है नीचे आने पे। तो चलिए स्लोप घटना चाहिए, और अगर स्लोप घटना चाहिए तो मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, राइट। तो मुझे ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए कि अगर मैं प्रूफ कर दूं कि V1 डैश पे स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 से अगर ज्यादा है ना, ये हो गया हमारा V1 डैश, ये हो गया हमारा V, यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मेरा बड़ा है तो यहां से हो जाएगा कि स्लोप घटेगा। लेकिन मैं, आप मेरा स्टूडेंट है ना, मेरे ही अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलते तो आप पूछोगे कि सर क्यों ऐसा मैं मान लूं। चलिए तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम का अगर आप पैटर्न जानना चाहते हो तो फिर आपको टीएस डायग्राम पे थोड़ा सा आना होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे तो टीएस डायग्राम का जो पैटर्न था वो एक्चुअल में इनिशियली टीवी डायग्राम का था, टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम ना। थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करता हूं, हमारे पास है
तो अगर इसका टीएस डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो वहीं से ये चीज हमारे पास मिल जाएगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 पे ज्यादा होगा या 1' पे ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा डॉम है, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये प्रोसेस है, दिस विल बी योर 1, दिस विल बी योर 4। इसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हमारा होता है, राइट ना, ये हमारा है। इसके बाद इस तरह का ये लाइन आ गया और ये हमारा लाइन ऐसे आ गया, राइट। चलिए, अभी तक यही प्रोसेस हम लोग जानते थे। हमने क्या किया था, इवोपरेटर प्रेशर को नीचे किया था, राइट। यहां पे समझना है कि हमने इवोपरेटर प्रेशर को क्या किया था, नीचे किया है। तो अगर हमने इवोपरेटर प्रेशर को नीचे किया तो ये जो लाइन है ये 4 था, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ जो है यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो जो रेड मार्क पेन है, दिस विल बी योर 4', दिस विल बी योर 1', दिस विल बी योर 2' एंड दिस विल बी योर 3। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो एस डायग्राम है, टेम्परेचर वर्सेस डायग्राम, जो एस का पैटर्न है वही हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का पैटर्न होता है। ये प्रॉपर्टी डायग्राम में ही पढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग टीवी डायग्राम ही पहले प्लॉट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, फिर देखते हैं कि जो ट्रेंड एस भी का है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, वही ट्रेंड स्पेसिफिक एंट्रोपी का है। तो जो ट्रेंड होगा उसी से समझ में आएगा। तो आप देखो गौर से, लेट सपोज यहां पे हमारा V1 है और थोड़ा सा राइट साइड में हमारा पास आ गया क्या, V1'। चलिए, तो कहना इसे कि जब ये लाइन नीचे आ रही है तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो सक्शन ऑफ कंप्रेशर है वो क्या हो रहा है, हमारे पास ज्यादा हो जा रहा है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि V1' इज ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब यहां से यहां की तुलना में स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम के बढ़ने के कारण इसका स्लोप जो होगा लाइन का घटेगा, और स्लोप घटने का मतलब योर कर्व विल बी फ्लैटर। सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका स्लोप घटता है इसका मतलब समझिए, स्लोप घटने का मतलब हुआ tan थीटा। याद होगा, स्लोप पढ़े होंगे आप 11th-12th में, स्लोप बराबर tan थीटा, और ये थीटा यहां पे जो है वो 90 और 0 के बीच में है। तो आप जानते हैं कि tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90 के बीच इसका वैल्यू बढ़ता है। तो अगर मेरा ये थीटा घट रहा है ना, थीटा घटने का मतलब हुआ tan थीटा का मान घटना, और tan थीटा का मान घटने का मतलब dy/dx का मान घटना। तो लॉजिकली समझने वाली बात है यहां पे इस टॉपिक में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जनरली बुक में आपको नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत से खोजेंगे, अच्छे बुक में मिलेगा, राइट। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि मुझे बताइए कि अगर मैं इवोपरेटर प्रेशर को कम कर दूं तो हमारा जो इनलेट ऑफ कंप्रेसर पे जो हमारा सैचुरेटेड वेपर है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। तो क्या आंसर करिएगा, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कर्व थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। एक और लॉजिक आप सोच सकते हो, देखिए एक और रीजन मैं आपको दे रहा हूं कंप्रेसर वर्क से। यू नो दैट कंप्रेसर वर्क जो होता है ओपन सिस्टम में हमेशा इंटीग्रेशन VdP होता है। याद करिए, इंटीग्रेशन VdP फ्लो वर्क होता है, राइट। तो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रीवियस तुलना में बढ़ जा रहा है और डीपी भी बढ़ जा रहा है, दोनों पैरामीटर जो है हमारा अगर इंक्रीज कर जा रहा है, डेफिनेटली कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा। पहले की तुलना में डीपी चेंज इन प्रेशर भी हमारा इंक्रीज किया और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज किया। दोनों प्रोडक्ट जो है हमारा इंटीग्रल के अंदर वो दोनों पहले की तुलना में इंक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेट करेंगे तो और भी ज्यादा कंप्रेसर वर्क आएगा, राइट। चलिए, तो ये हमारा कहीं ना कहीं हो गया, सारे पैरामीटर्स मैंने डिस्कस कर दिए। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं। पहला, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा क्योंकि लाइन छोटी हो रही है, ये थोड़ा फ्लैट हो रहा है, तो और ये गैप जो है देख रहे हैं कंप्रेसर वर्क का बढ़ रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा। दोनों अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इस केस में तो सीओपी का घटना तय है, इट विल डिक्रीजेस, हीट रिजेक्शन विल इंक्रीज ना, देख सकते हैं यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, राइट। स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब हुआ स्लोप घटा, स्लोप घटना का मतलब कर्व फ्लैटर हो गया, राइट। चलिए, इसके अलावा भी हमारा एक पॉइंट था, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। आई होप मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो इस तरह से आप जो है ना कर सकते हैं। हाँ, याद आया वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी सीधा आरपी पे देखो। तो एक मैं थंब रूल दे देता हूं ना, ये तो मैंने डिटेल पहला का बताया, अब अगले 2-3 केस में इतना डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट कर देते हैं। पहला थंब रूल, ये लाइन छोटी होगी, कंप्रेशन रेशियो, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा या बढ़ेगा, राइट। अगर आरपी मेरा घटता है, सीधा समझिए, अगर आरपी घट रहा है या बढ़ रहा है किसी कारण से, आरपी अगर चेंज कर रहा
रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी चेंज होगा, आरपी अगर चेंज कर रहा है तो उसका कंप्रेशन रेशियो चेंज होगा। और ट्रेंड सिंपल होता है, बढ़ेगा आरपी का वैल्यू तो कंप्रेशर वर्क डन बढ़ेगा, आरपी का वैल्यू बढ़ेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगा। दीज आर द कॉमन ट्रेंड्स। उसके बाद जो है सीओपी आप देख लें, दोनों का पैटर्न से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट जो फैक्टर था डिक्रीजिंग द इवापोरेटर प्रेशर, सिमिलर फेनोमेना होता है। अब हम लोग जो है कंडेंसर प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो देखते हैं कि कंडेंसर प्रेशर को चेंज करने पे क्या फर्क पड़ता है। कॉप को इफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स में दूसरा पॉइंट हमारा है इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर और डिलीवरी प्रेशर, राइट। तो अगर बीसीआर साइकिल में अगर हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, राइट, तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ये लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बाकी सब एज इट इज रहेगा, राइट। तो चलिए शिफ्ट करते हैं। ये लाइन अगर मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं तो मान लेते हैं कि ये लाइन हमारा कहीं यहां पे आ गया ना, तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट प्रेशर लाइक P3 डैश या यू कैन से P2 डैश या बराबर नेक्स्ट योर PC डैश, राइट। अब अगर ये जहां कट करेगा दैट विल बी द आवर पॉइंट 3 डैश, राइट। अगर ये यहां कट किया तो इसको ये हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा, सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दीजिए, दिस विल बी द 4 डैश, राइट। ये जो पॉइंट 1 है वो हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ध्यान से देखिए हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ पहले की तुलना में, दैट इज RE डैश, आई कैन से दैट इज डिक्रीजेस, क्योंकि ये H1 माइनस H4 अब हुआ, क्योंकि ये लाइन पहले इतनी बड़ी थी, अब ये लाइन हमारी ना, ये जो लाइन है देख सकते हैं दिस हैज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें इफेक्ट में, चलिए तो अब हम लोग सीधा चलेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है ना, ये क्लियरली स्पष्ट है ना, क्योंकि H1 माइनस H4 डैश अगेन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू H1 माइनस H4, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ इफ दिस इज द न्यू कंडेंसर प्रेशर, तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, चूंकि ये आइसेंट्रोपिक लाइन है ना, तो डेफिनेटली ये इस प्रेशर तक मीट करना चाहिए। यहां पे हमारा, राइट ना, यहां पे ये लाइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे कंप्रेशर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। हमारा बढ़ जरूर रहा है, तो इसीलिए ये जो है लाइन ना इधर जाएगी ना इधर, इसी लाइन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट 2 डैश। ध्यान से देखिए, पिछले केस में हमने कंडेंसर प्रेशर को चेंज नहीं किया था, लेकिन अभी चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा वही सेम प्रोसेस रहेगा, कोई डेविएशन नहीं होगी, क्योंकि हम उसी तरह से कंप्रेस कर रहे हैं, बट हम जैसे कंप्रेस कर रहे थे अब जो है हम उसी को आगे बढ़ा के प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो लाइन का ट्रेंड वही रहेगा एंड ये हमारा यहां पे नेक्स्ट मिल गया 2 डैश पॉइंट। तो कहना इसे ये 2 डैश थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो यहां से हमें दिख सकता है ना, जो नया वाला मेरा जो कंप्रेशर वर्क है वो भी बढ़ गया। दूसरी बात यहां भी देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर रेशियो है वो बढ़ रहा है ना, हमारा जो RP डैश है, ध्यान से देखिए, दैट इज नथिंग बट द P2 डैश बाय P1, क्योंकि ये इंक्रीज कर गया है तो RP इंक्रीज कर रहा है, तो कहना इसे यहां पे प्रेशर रेशियो मेरा बढ़ रहा है। चलिए, तो जैसे ही प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, कैन आई राइट सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसीज का घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए, जैसे ही प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, कैन आई से ना, जैसे ही प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, कैन आई से इसका जो कंप्रेशर वर्क है वो भी इंक्रीज करेगा, राइट। कंप्रेसर वर्क इंक्रीज करेगा नो डाउट, लेकिन आपसे पूछेगा क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा ना, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, तो यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन में कोई चेंजेस नहीं है, स्लोप चेंज नहीं हो गया। तो इस केस में हमारा जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हम देखें V1 डैश, दैट विल ऑलमोस्ट इक्वल्स टू V1, क्योंकि स्लोप डज नॉट चेंज, स्लोप चेंज नहीं हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें हीट रिजेक्शन, अगर हम क्यू रिजेक्शन की बात करें, दैट इज नथिंग बट योर H2 डैश माइनस H3 ना। तो ये बढ़ा या घटा कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं कि ये डिफरेंस जो है पहले से घटा या बढ़ा, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। तो चलिए इस पे कुछ खास कंक्लूजन हम अभी नहीं लिख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा वैल्यूज पे, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा
ये बढ़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है सीओपी। तो ध्यान से देखेंगे सीओपी पे क्या फर्क पड़ा ना, ध्यान से देखेंगे सीओपी पे क्या फर्क पड़ा। आप जानते हो ना सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो दैट COP इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय कंप्रेसर वर्क। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है, ये हमारा अनफेवरेबल सिचुएशन हुआ। कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है, ये भी अनफेवरेबल सिचुएशन हुआ। तो दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा अनहोनी कर देगा, मतलब COP का वैल्यू काफी अच्छा खासा डिक्रीज कर जाएगा। तो आप देखोगे इसमें मोरलेस जो है हमारा ना बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स आया जैसा कि हमने प्रीवियस केस में लिया। तो ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कंडेंसर प्रेशर को भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं या बहुत ज्यादा इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इसका भी जवाब है, लेकिन उसे आप लोग बुक में पढ़िए ना, क्योंकि अभी अगर मैं वो सब सारी चीजें बताने लगूंगा तो ऑलरेडी वीडियो लंबा है और लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसे हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, राइट। अभी इसे आप मान के चलिए। तो ये हमारा हो गया कंडेंसर प्रेशर का इफेक्ट। अब यहां से हमारा दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है ना, दैट इज सुपर हीटिंग एंड सबकूलिंग। आइए एक एक करके जानते हैं कि सुपर हीटिंग क्या है और सबकूलिंग क्या है। सिंपल VCR साइकिल में सुपर हीटिंग क्या है और इसका क्या इफेक्ट होता है, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले सुपर हीटिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सुपर हीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सक्शन वेपर को हम लोग स्लाइटली हीटअप करते हैं सैचुरेटेड वेपर से सुपर हीटेड वेपर स्टेट तक बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर ना। तो इवोपरेटर में जैसे ही हमारा लिक्विड, आप देख सकते हो ये इवोपरेटर है 4-to-1, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है। जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये हमारा सैचुरेटेड वेपर हो जाता है, जिसे हम लोग ड्राई कंप्रेशन बोलते हैं। 1 जो है दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ कंप्रेसर, राइट। फिर इसे कंप्रेस करते हैं टिल 2 तक, जो कि हमारा प्रेशर राइज होता है P2/P1। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ड्राई कंप्रेशन के जगह थोड़ा सा सुपर हीटेड हम कंप्रेशन कर दें तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा होगा इस चीज को समझते हैं कि यहां पे अगर हम लोग स्लाइटली सुपर हीट करते हैं, थोड़ा सा और हीट उसको हम लोग दे देते हैं, तो आप देखोगे कि जो 1 पॉइंट है ना, वो 1 जो है ये यहां है और ये 1' होगा वो स्लाइटली आगे आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो हम लोग हीट एडिशन करते हैं, सुपर हीटिंग हमेशा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो आप देखोगे कि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है 4-to-1, ये स्लाइटली आगे बढ़ जाएगा। मैंने जिसे डॉट डॉट करके दिखाया है, दिस विल बी योर नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा आगे आ गया, राइट। उसी तरह अगर हम TS डायग्राम में देखें तो TS डायग्राम में मैंने बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन डॉम के बाहर जो है इंक्लाइन होती है और डॉम में वो हॉरिजेंटल लाइन होगी, राइट। तो यहां तक तो हमारा था 4, हमने हीट एब्जॉर्ब किया, दैट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 था। अब अगर हम चेंज करते हैं सैचुरेटेड वेपर को, कंप्रेसर का जो इनलेट पॉइंट है, अब हम लोग उसको कर दे रहे हैं किसमें, सुपर हीटेड कर, तो स्लाइटली इसको हमने हीट अप कर दिया, ये हमारा 1 स्टेट हो गया। तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है T1- T, दैट इज योर डिग्री ऑफ सुपर हीट, राइट। तो सुपर हीटिंग इफेक्ट ये है कि कंप्रेसर में जनरली हमारा इनलेट पे क्या रहता है, सैचुरेटेड वेपर, और आउटलेट पे सुपर हीटेड वेपर। हम यहां चेंज क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा हीट और सप्लाई करके, या कहिए कि ये हीट और थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, या एडिशनली हम अरेंजमेंट करके यहां पे इसको थोड़ा और सैचुरेटेड वेपर को हीट अप करके स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं करते ना, ताकि इसको सुपर हीट बना दिया, फिर इसे कंप्रेस करते हैं। इससे क्या फर्क होता है, ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है हमारी थोड़ी सी 4-to-1 वो लंबी हो गई। यहां भी देखेंगे 4-to-1 जो है वो थोड़ा सा ये गैप जो था वो बढ़ गया है। दैट मीन्स कैन आई से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया। तो सुपर हीटिंग का करने का सबसे पहला पर्पस होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है कि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। क्योंकि अभी तक जो हमने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया था उसमें हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटता था, बट सुपर हीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, राइट। और पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं, इंतजार करिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें आएगी। चलिए, क्या प्रेशर रेशियो चेंज हुआ? नहीं, हमने प्रेशर रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। जो हमारा इवोपरेटर प्रेशर था यहाँ पे
वही हमारा यहां पे है ना। हमने सिर्फ स्लाइटली क्या किया, सुपर हीट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो P2/P1 वही आ गया। तो कहना इससे ये क्या हो गया, कांस्टेंट। नाउ जब आरपी कांस्टेंट कहना इससे वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो चलिए इसका भी इफेक्ट सिमिलर कांस्टेंट हो गया। व्हाट अबाउट द कंप्रेशर वर्क, ये बहुत सही बात है, समझिए इस बात को कि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो ले रहे हैं लेकिन किस कॉस्ट पे, इसको भी देखते हैं ना। तो यहां से अगर हमने इसको डिग्री ऑफ सुपरहीट दे दिया तो आप क्या देख रहे हो कि पहले यहां से यहां तक ये हीट अप होता, अब ये यहां से यहां तक हो रहा है ना। तो इस फिगर में आपको कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा, लेकिन अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो फिर से देखिए वही बात हो रही है कि जैसे ही हम सुपर हीट करते हैं, राइट, ऐसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सुपर हीटिंग का। ध्यान से देखिए, जैसे ही सुपर हीट किया, ये 1 लाइन है 1 डैश, ये राइट शिफ्ट हो रहा है ना, ये जो हमारा है। और मैंने बताया था कि जो एस का ट्रेंड होता है वही स्पेसिफिक वॉल्यूम का ट्रेंड होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि सुपर हीट करने के बाद ऐसे ही वेपर और फैलेगा। सिंपल सी बात है, वेपर है, गैस है, वेपर है, उसको और गर्म करेंगे थोड़ा सा तो वो और फैलेगा, उसका वॉल्यूम और बढ़ेगा, राइट। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, डेफिनेटली ये जो 1-2 डैश लाइन है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, पहले क्या था, पहले स्टीपर जनरली है, जनरली ये फ्लैटर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम यहां पे अगर हम गौर से देखें दैट इज V1 और यहां पे आया V1 डैश, तो डेफिनेटली V1 डैश हमारा बड़ा है। तो चलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये लाइन फ्लैटर हो गई, लेकिन कंप्रेशर वर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आरपी तो कांस्टेंट है ना, यहां पे हमारा प्रेशर रेशियो कांस्टेंट है, तो क्या कंप्रेशर वर्क कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चूंकि इंथैल्पी डायग्राम में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा 1 है, ये 2 है, लेकिन चूंकि ये लाइन फ्लैटर हो रहा है, फ्लैटर होने का मतलब 2 डैश पॉइंट है, 2 से ज्यादा दूर जा रहा है, ये स्लाइटली डेविएट किया 1 से 1 डैश, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज्यादा डेविएट करेगा। तो उस स्थिति में जो हम देखेंगे यहां से यहां तक दैट इज WC डैश वो बढ़ जाएगा, स्लाइटली बढ़ जाएगा। तो सुपर हीटिंग का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो हमारा बढ़ता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन कंप्रेशर वर्क, हमारा कंप्रेशर वर्क भी बढ़ जाता है, और जिस कारण से COP जो है हमारा अभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, अगर हम COP की बात करें तो देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का बढ़ना हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन साथ ही साथ कंप्रेशर वर्क भी बढ़ जा रहा है, दोनों बढ़ रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है कौन घट रहा है, बट एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो है वो ओवरऑल COP को घटा देता है। आप बुक में पढ़ेंगे क्लियरली लिखा रहेगा कि COP घट जाता है, बट ऐसी बात नहीं है। यहां पे आपका बेस्ट आंसर होगा ना, जो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब दोनों स्थिति पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा कि कंप्रेशर वर्क ज्यादा बढ़ रहा है, अगर ये ज्यादा वर्क रहा तो ये डोमिनेट कर जाएगा इस दोनों में, तो फिर ओवरऑल ये घट जाएगा। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंप्रेशर वर्क में इंक्रीमेंट कम है, तो ये डोमिनेट कर जाएगा, तो वो हो जाएगा। और कुछ अच्छे बुक्स में पढ़ेंगे तो रेफ्रिजरेंट वाइज उन्होंने स्पेशल क्लियर लिखा है कि अगर आप अमोनिया यूज करते हो NH3 तो उस केस में जो है हमारा COP बढ़ जाएगा। सॉरी, अमोनिया है और एक हमारा R12 है, राइट। तो इस केस में जो है हमारा COP बिल्कुल चेंज करता है, राइट। COP इस केस में आई गेस इंक्रीज या डिक्रीज करता है। थोड़ा सा आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, इसको देख लेंगे ना, अमोनिया और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक में बढ़ता है एक में घटता है, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप लोग अगर बुक हो इसको रेफर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज है। तो बेस्ट आंसर जो है हमारा मेन पॉइंट ये है कि बेस्ट आंसर हम क्या लिखेंगे। तो बेस्ट आंसर है इस केस में COP में इंक्रीज और में डिक्रीज, राइट। ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ये कहना मुश्किल है, राइट। तो अभी तक भी हमको बेस्ट मेथड नहीं मिला। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा, सुपर हीटिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, दैट्स ट्रू।
कंप्रेशर वर्क भी हमारा बढ़ता है, ये भी ट्रू है, लेकिन कॉप पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ओवरऑल इफेक्ट जो है कॉप घट ही जाता है, लेकिन बेस्ट आंसर आप याद रखो मे इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। ये हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जा रहा है। स्लोप जो है, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब स्लोप जो है वो क्या होगा, हमारा घट जाएगा। चलिए तो ये भी पैरामीटर हो गया। तो ये सारे पैरामीटर, और लास्ट है हमारा हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन देखेंगे तो ये लाइन हमारा 2 to 3 ही है, लेकिन 2' बढ़ गया है, तो डेफिनेटली आई कैन से हीट रिजेक्शन का इफेक्ट आपका बढ़ जाएगा। तो ये रहा इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। नाउ समझने वाली बात है कि सुपर हीटिंग इफेक्ट क्या हम यूज करते हैं? हाँ, यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ सब कूलिंग को भी क्लब करना होगा, तब जाके ये फायदा होगा। तो जो रिकमेंडेशन है सुपर हीटिंग के लिए कि अगर सिर्फ सुपर हीटिंग यूज करेंगे सिंपल VCR साइकिल में एज ए मॉडिफिकेशन, तो COP मोस्ट ऑफ द चांसेस डिक्रीज करता है। लेकिन जब इसी सुपर हीटिंग को हम सब कूलिंग के साथ क्लब कर देंगे, दोनों को एक साथ करेंगे, तब VCR का COP काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और वही सबसे बेस्ट मेथड है जो कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज किया जाता है। सिंपल VCR साइकिल में COP को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है सबकूलिंग। तो अगर आप सिंपल VCR साइकिल में सबकूलिंग कर देते हैं तो COP इंक्रीज करता है और वर्क डन कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे हमारा पर्पस एक्चुअल में फुलफिल होता है, राइट। तो यहां पे देखते हैं कि सब कूलिंग है क्या। तो सबसे पहले समझना है कि नाम से यह स्पष्ट है, सब कूलिंग, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम ठंडा करने वाले हैं। सुपर हीट जो हमारा पिछला टॉपिक था, दैट इज सुपर हीटिंग, नाम से ही स्पष्ट हो रहा था कि उसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहां ठंडा कर रहे हैं, राइट। तो जनरली ठंडा हम कहां करते हैं? अगर ध्यान से देखें, इवोपरेटर में हीट एब्जॉर्ब किया ना, थोड़ा सा प्रोसेस देख लीजिए। 4 to 1 इवोपरेटर है, हीट एब्जॉर्ब किया ना, तो यहां सैचुरेटेड वेपर बना, फिर कंप्रेस करते हैं टू सुपर हीटेड स्टेट में जाता है। फिर कंडेंसर में जाके आप अगर देखोगे 2 to 3 ना, 2 to 3 देखेंगे कि कांस्टेंट कंडेंसर प्रेशर पे कंटिन्यूअसली हीट रिजेक्ट होता है, और यहां से टेम्परेचर हमारा घटते 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 कहां आता है? T3 तक आता है, जो कि उस कंडेंसर प्रेशर पे सैचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर है, राइट। लेकिन अगर मानिए कि कुछ हम एक्सटर्नल अरेंजमेंट करके थोड़ा सा कॉइल में वाटर फ्लो करवा के अगर हम थोड़ा सा कूलिंग को और बढ़ा दें, नहीं लाइक हीट रिजेक्शन थोड़ा और कर दे, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर जो T3 है इससे भी कम हो जाएगा, और यहां पे जो हमारा स्टेट है, जो सैचुरेटेड लिक्विड रहता है रेफ्रिजरेंट ना, वो कहीं ना कहीं सबकूल रीजन में चला जाएगा ना। तो ये 3 से फिर 3' हमारा आ जाता है, मतलब थोड़ा और टेम्परेचर हम कम कर देते हैं। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ T3, दैट इज द टी सैचुरेशन। ध्यान से देखिए, T3 जो है वो कहीं ना कहीं आपका टी सैचुरेशन टेम्परेचर है, किस पे? जो हमारा कंडेंसर प्रेशर है। तो कंडेंसर प्रेशर के मुताबिक जो टी सैचुरेशन होगा, और ठंडा करने के बाद, सबकूल करने के बाद ना, तब जो टेम्परेचर होगा दैट इज T3', इस दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सबकूलिंग। और यहां पे समझना है कि T3' जो हमारा है, जो टेम्परेचर है, वो कहीं ना कहीं सबकूल लिक्विड रीजन में है, इसीलिए इस प्रोसेस को सबकूलिंग भी हम लोग कहते हैं ना। तो यहां से अच्छा, बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये लाइन जो है ये तिरछी क्यों होता है, राइट। बहुत मैंने देखा है बहुत लोगों के नोट्स में, बहुत लड़कों को ये कंफ्यूजन कि ये लाइन सीधा सीधी ऐसे क्यों नहीं आ गया। तो ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स या प्रॉपर्टी डायग्राम है कि TS डायग्राम में ना, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम में जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है ना, वो हमेशा डॉम के अंदर कंसाइड विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों एक ही जैसी हो जाएगी तो हॉरिजेंटल होगा, लेकिन डॉम के बाहर इंक्लाइन होगा, ये ज्यादा फ्लैटर होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ता है गैसियस स्टेट में। और यहाँ पे चूंकि हमारा लिक्विड रीजन है, ये लिक्विड रीजन है, तो लिक्विड रीजन में वॉल्यूम में चेंज कम होता है, एंट्रोपी में चेंज कम होता है, राइट, कंपेयर टू गैस। तो ये लेकिन स्टिल इंक्लाइन लाइन होगी। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये हमारा TS डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। ये
आप अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल याद रखिए अभी के समय के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए जो है कांस्टेंट प्रेशर हम चूंकि कूल करते हैं, सब कूलिंग और सब सुपर हीटिंग दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ये आपके एग्जाम का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या स्टेट बोर्ड हो, दोनों जगह पूछता है, राइट। तो सब कूलिंग कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इसीलिए ये हमारा डाउनवर्ड होगा, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे 3 मिलेगा। नाउ जिस तरह से थ्रॉटलिंग 3 to 4 हो रहा है, उसी तरह से पैटर्न पे 3 to 4 होगा, डॉम के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हो कि थ्रॉटलिंग के बाद जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कम है ना। यहां से एक पॉइंट हमारा और भी आएगा कि सब कूलिंग के बाद जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो बढ़ता है कि घटता है। तो आप देख रहे हो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू घट जा रहा है, दैट मीन्स T4 पे, राइट। ओके, अब हम लोग इफेक्ट देखते हैं ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए ना। यहां पे देखिए 4 to 1 हमारा जो था वो क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था ना। चलिए, इसमें आपके मन में सवाल उठेगा कि ये सर हॉरिजेंटल लाइन क्यों है ना। जैसे बहुत बच्चे इसमें 3 to 3 यहां इंक्लाइन होगा टीएस डायग्राम में, और पीएच डायग्राम में हॉरिजेंटल होगा। इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसका मुख्य रीजन है, समझिए, ये एक्सिस क्या है, प्रेशर वर्सेस इंथैल्पी डायग्राम है। तो प्रेशर लाइन जो है इस डॉम के अंदर बाहर वो हमेशा क्या है, हॉरिजेंटल लाइन ही होगी, इसीलिए यहां पे ये हॉरिजेंटल होगा। लेकिन चूंकि ये टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम में डॉम के बाहर, अंदर में तो हॉरिजेंटल होती है लेकिन डॉम के बाहर ये इंक्लाइन लाइन होती है, इसलिए ये हमारा होगा। आई होप हमारे स्टूडेंट को, जो भी हमारे स्टूडेंट है ना, सभी को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, राइट। तो ये सिंपली क्या है, सब कूलिंग में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जस्ट हीट रिजेक्शन को हम लोग थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, और जो सैचुरेटेड लिक्विड है वो सबकूल रीजन में हमारा कहीं ना कहीं आ जाता है। तो राइट, अच्छा, चूंकि थ्रॉटलिंग है 3 to 4 इसलिए ये वर्टिकल लाइन होगी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ना, H3 विल बी इक्वल्स टू H4, राइट। तो ये हमारा 4 पॉइंट, ये 3.3। अब क्या देख रहे हैं कि 4 to 1 हमारा इनिशियल था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, लेकिन अब देखिए 4 से 1 के बीच हो गया, तो लेंथ बढ़ गया। तो कैन आई से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल इंक्रीज, वेरी गुड, ये हम चाहते थे, ये हमारा फेवरेबल कंडीशन है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कंप्रेशर वर्क पे। सब कूलिंग करने से क्या कंप्रेशर वर्क पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। यही हमारा सबसे प्लस पॉइंट है कि यहां पे कंप्रेशर वर्क क्या मिल गया आपको, कांस्टेंट। कोई भी हमने प्रेशर रेशियो चेंज किया, इवोपरेटर, कंडेंसर प्रेशर, नहीं। दैट मींस आई कैन से दैट प्रेशर रेशियो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। नाउ जब प्रेशर रेशियो कांस्टेंट है, कैन आई से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ व्हाट विल हैपन टू सीओपी, जरा ध्यान से देखिए, यही एग्जाम में इसलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, स्टेट बोर्ड का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद इस साल भी पूछ दे ना। तो सीओपी पे क्या फर्क पड़ता है, देखिए ये बढ़ रहा है ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, दैट मींस सीओपी मेरा मस्ट है, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए सब कूलिंग हम लोग प्रेफर करते हैं। व्हाट हैपन टू क्यू रिजेक्शन, देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि क्यू रिजेक्शन पहले 3 to 2 था, और हमने हीट रिजेक्शन को क्यू रिजेक्शन बढ़ा दिया, तो दिस विल इंक्रीजेस। ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, पहले ज्यादा रहता था, यहाँ पे डॉम से देखिए ये दूर ज्यादा है और ये हमारा कम है, तो कैन आई राइट ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं X4 इज लेस देन X4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब कूलिंग का इफेक्ट। जब भी खास करके सुपर हीटिंग और सब कूलिंग पे नोट्स लिखने आए या सेपरेट क्वेश्चन आए, तो वहां पे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करें एज वेल एज पीएच डायग्राम भी ड्रॉ करें, और इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करें क्यों बढ़ रहा है ना। ये ग्राफिकल मेथड है, प्रॉपरली बनाएं, हर एक चीजों को ध्यान रखें, एरो मार्क्स दे दें ना, यूज करें, राइट। तो सब कूलिंग अगर हम सिंपल सब कूलिंग ही सिर्फ करें ना, सुपर हीटिंग नहीं करते हैं, तो भी सीओपी परफॉर्मेंस बढ़ता है। लेकिन अगर इस सब कूलिंग को अगर हम सुपर हीटिंग के साथ क्लब कर दें तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, सब कूलिंग और सुपर हीटिंग में क्या चेंजेस था। सब कूलिंग 3 to 4 में चेंज करता था और सुपर हीटिंग 1 to 2 में करता था। जब दोनों चीजों को हम क्लब कर देंगे तो अब देखिए कि अगर इसी लाइन में मैं अगर सुपर हीटिंग का सोचूं ना कि हमारा क्या होगा, तो ये लाइन जो है थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं ना, अगर मैं इसको यहां बढ़ा दूं तो ये 1 डैश,
ठीक है, थोड़ा सा हमारा कंप्रेशर वर्क बढ़ेगा, नो डाउट, यहां से 2' हमारा बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हम सुपर हीटिंग प्लस सब कूलिंग करते हैं तो इधर भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक्स्ट्रा मिला, इधर भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दोनों प्रोसेस के कारण बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है, और कंप्रेशर वर्क भी बढ़ता है। तो वहां पे कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि कंप्रेशर वर्क की तुलना में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और कंप्रेशर वर्क जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है, और ह्यूज इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है इस टेंस में हमारा सीओपी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, राइट। अब देखिए हम लोग क्यों एक साथ करना पसंद करते हैं, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। सुपर हीटिंग के लिए आपको हीट चाहिए, ठीक है, और सब कूलिंग के लिए हीट रिजेक्ट करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं ना आज के दौर में। मतलब एक ही हीट एक्सचेंजर में दोनों होता है, यहां से जो हीट रिजेक्ट होता है उसी हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं सुपर हीटिंग करने में, तो हमें ज्यादा कॉस्ट भी खर्च नहीं होता है। बस एक ही चीज लगाना होगा, वो है रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। एक रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर लगाते हैं जिसमें सब कूलिंग करने में जो हीट रिजेक्ट होगा, ठंडा हो करना पड़ेगा तो हीट रिजेक्ट होगा, और वही हीट रिजेक्ट जो भी हीट रिजेक्ट हो रहा है उसको यूटिलाइज करके यहां सुपर हीट कर लेते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन रहता है, और इस तरह से वीसीआर के साइकिल को हम लोग काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो 4 प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है ना, सक्शन प्रेशर को डिक्रीज करिए या इवोपरेटर प्रेशर को डिक्रीज करिए। दूसरा पॉइंट था कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करिए। दोनों में फेवरेबल चीज कुछ भी नहीं मिला, दोनों में सीओपी घटता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटता है, कंप्रेशर वर्क बढ़ता है, सिमिलर फेनोमेना। सुपर हीटिंग में हमने देखा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ता है लेकिन सीओपी नहीं बढ़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और मैंने अमोनिया के बारे में बताया था, तो अमोनिया में ध्यान रखिएगा, अमोनिया में घट जाता है सीओपी और R12 में बढ़ जाता है सुपर हीटिंग के केस में। जो मैंने आपको कहा था क्रॉस चेक कर लेने के लिए, तो उसको मैंने बता दिया है, मैंने देख लिया है, राइट। तो R12 में इंक्रीज करेगा, NH3 में घटता है, बट ये रेफ्रिजरेंट पे डिपेंडेंट हो गया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जनरली R12 यूज करते हैं। पुराने जमाने में अब तो R134A आ गया है, R410 आ गया है रेफ्रिजरेंट के तौर पे, तो वहां पे हमारा सीओपी घट ही जाता है। तो सुपर हीटिंग अकेले फिजिबल नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ सब कूलिंग करें तो भी फायदा है, और अगर सब कूलिंग को सुपर हीटिंग के साथ क्लब करके करें तो सबसे अच्छा है, राइट। तो अगर मैं एक्चुअल टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम में ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर एक्चुअल में मैं टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम ड्रॉ करूं वीसीआर साइकिल का सुपर हीटिंग और सब कूलिंग के साथ, तो क्या चेंजेस होंगे, ये ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहां एक एडिशन हो जाएगा, और इस फिगर में क्या चेंजेस आएगा, ये जो यहां था 1' वो हमारा कहीं यहां 2' आ गया, ठीक है। तो अब जो हमारा साइकिल बन रहा है, यू कैन से दैट यहां पे सुपर हीटिंग प्लस सब कूलिंग, यहां पे सुपर हीटिंग सब कूलिंग। चलिए, मैंने हिंट दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स ना बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इतना समझाने के बाद जरूर आप एक्चुअल वेपर साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें सुपर हीटिंग इफेक्ट भी हो और सब कूलिंग हो। ऐसा साइकिल जरूर ड्रॉ करिए। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आ जाए कि टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम ड्रॉ करिए मेंशनिंग द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग एज वेल एज सब कूलिंग। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर एक का ये सारा पैरामीटर आप याद रखिए। बेटर है याद मत रखिए, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट रखिए, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एसएससी दीजिए, इसरो दीजिए, सब में एक एक ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्लस सेमेस्टर में भी स्टेट बोर्ड में इस पे आधारित 1-2 ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स सब कूलिंग सुपर हीटिंग पे आता है। मैंने बताया मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग सीओपी पूछेगा, तो इस दोनों की चर्चा कर दीजिएगा। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सीओपी पे, तो ये चारों को डिस्कस कर दीजिएगा। और लिखिए, 2 लाइन कम लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम जरूर अच्छे से ड्रॉ करिए, नीट एंड क्लीन। मेरा मानना है कि आपको हमेशा अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए, अभी हम लोग इतना ही सेशन रखते हैं। इसमें एक चीज और हमारा बच गया है, वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इस पे हम लोग जो है एक सेपरेट सेगमेंट करेंगे ना, उस पे हम लोग सारे
बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद में सारे पूछे जाने वाले VCR साइकिल पे न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।